एला, नॉर्थैम्पटन, 18 मई 2008। डेविड और जेनेट के साथ हुए विवाद के बाद पैदा हुए तनाव से एला इतनी थक चुकी थी कि उसे कुछ समय के लिए स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ना बंद करना पड़ा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उबलती हुई कढ़ाई का ढक्कन अचानक उठा दिया गया हो और उससे उठती भाप के साथ पुराने संघर्ष और नई नाराज़गियाँ बाहर निकल रही हों। दुर्भाग्य से वह ढक्कन किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं एला ने उठाया था, और उसने ये काम स्कॉट का नंबर मिलाकर और उससे अपनी बेटी से शादी न करने की विनती करके किया था। बाद में अपने जीवन में एला को इस फ़ोन बातचीत के दौरान कही गई लगभग हर बात पर गहरा पछतावा होने वाला था। लेकिन मई के उस दिन उसे अपने निर्णय और अपनी समझ पर इतना भरोसा था कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके इस हस्तक्षेप के इतने गंभीर परिणाम निकलेंगे। हेलो स्कॉट, मैं जेनेट की माँ एला बोल रही हूँ, उसने प्रसन्न स्वर में कहा, मानो अपनी बेटी के प्रेमी को फ़ोन करना उसके लिए रोज़मर्रा की बात हो। क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए 1 मिनट है? मिसेज रूबिनस्टीन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? स्कॉट ने आश्चर्य से हकलाते हुए कहा, लेकिन फिर भी पूरी शिष्टता बनाए रखी। उतनी ही विनम्रता से एला ने उसे बताया कि यद्यपि उसे व्यक्तिगत रूप से उससे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी वह उसकी बेटी से शादी करने के लिए बहुत युवा और अनुभवहीन है। उसने कहा कि अभी ये बात सुनकर उसे बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वह उसकी बात समझेगा और समय रहते चेतावनी देने के लिए उसका धन्यवाद भी करेगा। तब तक वह उससे अनुरोध करती है कि विवाह की बात को छोड़ दे और इस फ़ोन वार्ता को केवल उन दोनों के बीच ही रखे। कुछ देर तक भारी और घना सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार स्कॉट बोला, मिसेज रूबिनस्टीन, मुझे लगता है आप समझ नहीं रही हैं। जेनेट और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर वही बात। एला को समझ नहीं आता था कि लोग इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि प्रेम को हर समस्या का समाधान मान लें। वे प्रेम को किसी जादुई छड़ी की तरह देखते थे, जो एक चमत्कारी स्पर्श से सब कुछ ठीक कर सकती हो। लेकिन एला ने यह सब जाहिर नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, सचमुच समझती हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत युवा हो और जीवन बहुत लंबा है। कौन जानता है, हो सकता है कल तुम किसी और से प्रेम करने लगो। स्कॉट ने तुरंत जवाब दिया, मिसेज रूबिनस्टीन, मैं असभ्य नहीं होना चाहता, लेकिन क्या यही बात हर किसी पर लागू नहीं होती? आप पर भी? कौन जानता है, कल आप भी किसी और से प्रेम करने लगें। एला हंस पड़ी। उसकी हंसी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ और लंबी थी जितनी उसका इरादा था। मैं एक विवाहित स्त्री हूँ, उसने कहा। मैंने जीवन भर के लिए एक चुनाव किया है, मेरे पति ने भी, और मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। विवाह एक बहुत गंभीर निर्णय है जिसे बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। स्कॉट ने लगभग चुनौती देते हुए कहा, क्या आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं आपकी बेटी से, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, शादी ना करूँ, क्योंकि भविष्य में किसी अनजान समय पर मैं किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम करने लग सकता हूँ? इसके बाद बातचीत बिगड़ती चली गई। दोनों ओर निराशा, तनाव और असहमति बढ़ती गई। आखिरकार जब फ़ोन कट गया तो एला रसोई में चली गई और वही किया जो भावनात्मक अशांति के समय हमेशा करती थी। उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद उसके पति का फ़ोन आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने स्कॉट को फ़ोन करके हमारी बेटी से शादी ना करने के लिए कहा। मुझे बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया। एला ने गहरी सांस ली। वाह, खबर तो बहुत जल्दी फैल गई। सुनो, मुझे समझाने दो। लेकिन डेविड ने तनाव भरे स्वर में बीच में ही रोक दिया। समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने जो किया वो गलत था। स्कॉट ने जेनेट को सब बता दिया है और अब वह बहुत परेशान है। वह कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ रहेगी।
अभी वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला, और सच कहूँ तो मैं उसे दोष भी नहीं देता। उस शाम केवल जीनेट ही घर नहीं लौटी थी। डेविड ने एला को एक संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि अचानक कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन उस आपातकाल की प्रकृति क्या थी, इसके बारे में उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था और उनके विवाह की भावना के भी खिलाफ था। वह चाहे एक के बाद एक महिलाओं के साथ छेड़खानी करता हो, यहाँ तक कि उनके साथ संबंध बनाता हो और उन पर पैसे खर्च करता हो, लेकिन कम से कम एला को ऐसा ही लगता था कि फिर भी वह हमेशा शाम को घर लौटता था और खाने की मेज़ पर अपनी जगह लेता था। उनके बीच चाहे कितनी भी दूरी या मनमुटाव क्यों ना हो, एला हमेशा खाना बनाती थी और डेविड हमेशा उसके द्वारा परोसा गया भोजन खुशी और कृतज्ञता के साथ खाता था। हर रात के भोजन के अंत में डेविड कभी भी उसे धन्यवाद कहना नहीं भूलता था। वह धन्यवाद इतना सच्चा और दिल से होता था कि एला उसे उसकी बेवफाइयों के लिए छिपी हुई माफ़ी समझती थी और वह उसे माफ़ कर देती थी हमेशा। ये पहली बार था जब उसके पति ने इतनी खुली और बेपरवाह हरकत की थी और एला ने इसके लिए स्वयं को दोषी ठहराया। लेकिन फिर अपराध बोध मानो एला रूबिनस्टीन का दूसरा नाम ही था। जब वह अपने जुड़वा बच्चों के साथ खाने की मेज़ पर बैठी तो उसका अपराध बोध उदासी में बदल गया। उसने एवी की पिज़्ज़ा मंगवाने की ज़िद और ऑर्ली की कुछ भी न खाने की कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया और दोनों को हरे मटर के साथ जंगली चावल तथा सरसों की परत चढ़े हुए भुने गोमांस का भोजन खाने पर मजबूर किया। ऊपरी तौर पर वह अब भी वही सतर्क और बच्चों की चिंता करने वाली माँ थी, लेकिन भीतर उसके अंदर निराशा की एक लहर उठ रही थी। उसके मुंह में एक कड़वा स्वाद भर गया था, जैसे पित्त का स्वाद। जब रात का खाना समाप्त हुआ तो एला अकेली रसोई की मेज़ पर बैठी रही। उसके चारों ओर फैली शांति उसे भारी और बेचैन करने वाली लग रही थी। अचानक उसे लगा कि जो भोजन उसने घंटों की मेहनत से तैयार किया था वह न केवल नीरस और उबाऊ था, बल्कि आसानी से किसी और चीज़ से बदला भी जा सकता था। उसे स्वयं पर दया आने लगी। लगभग 40 वर्ष की उम्र में भी वह अपने जीवन को कुछ बड़ा रूप नहीं दे पाई थी। उसके भीतर देने के लिए इतना प्रेम था, लेकिन उसे चाहने वाला कोई नहीं था। उसके विचार फिर से स्वीट ब्लास्फेमी की ओर चले गए। उसे शम्स तबरीज़ का चरित्र बहुत आकर्षक लग रहा था। वह खुद से मजाक करते हुए बोली, अगर ऐसा कोई इंसान मेरे आसपास होता तो कितना अच्छा होता। उसके साथ एक भी दिन उबाऊ नहीं गुजरता। और ना जाने कैसे उसके मन में शम्स की जो छवि उभरी वह एक लंबे, सांवले और रहस्यमयी व्यक्ति की थी। चमड़े की पैंट पहने हुए, मोटरसाइकिल जैकेट में कंधों तक झूलते हुए, काले बालों वाला। वह चमचमाती लाल हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसके हैंडल पर रंग बिरंगे झुमके लटक रहे थे। इस कल्पना पर एला मुस्कुरा दी। एक आकर्षक, रोमांचक सूफी मोटरसाइकिल चालक जो सुनसान राजमार्ग पर तेज़ी से दौड़ रहा हो। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि किसी सुनसान सड़क पर लिफ्ट मांगते समय ऐसा कोई व्यक्ति उसे अपने साथ बैठा ले। फिर एला ने सोचा कि यदि शम्स उसकी हथेली पढ़ता तो वह उसमें क्या देखता। क्या वह उसे बता पाता कि उसका मन कभी कभी अंधेरे विचारों का अड्डा क्यों बन जाता है, या यह कि एक बड़े और प्रेमपूर्ण परिवार के बावजूद वह इतनी अकेली क्यों महसूस करती है। और उसकी आभा यानी ऑरा के रंग कैसे होते। क्या वे चमकीले और जीवंत होते। क्या उसके जीवन में हाल के दिनों में कुछ भी सचमुच चमकीला और साहसिक रहा था, या कभी रहा भी था। उसी क्षण रसोई की मेज़ पर अकेले बैठे हुए, जहाँ केवल ओवन की हल्की सी रोशनी थी, एला को एक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने प्रेम के महत्व को नकारने वाली कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों न की हों, और चाहे वह बाहर से कितनी ही मजबूत और संयमित दिखाई देती हो, उसके दिल की गहराइयों में वह प्रेम की आकांक्षा रखती थी। वह प्रेम के लिए
तरस रही थी। Subscribe, subscribe, subscribe.